Now students, we have completed with the total 4 part introduction, statement, explanation and mathematical representation. अभी हम लोग assumption से start करते हैं। assumptions क्या होते हैं? सिंपल टर्म में assumption certain conditions होते हैं ताकि लॉ हम प्रूव कर सकें। वन सेकेंड मैं तुम्हें लॉ का थोड़ा एक बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे आता है और प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस जब डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो सिर्फ प्राइस का ही इफेक्ट आता है। अगर कोई और चीज़ का डिमांड पे इफेक्ट आ गया तो शायद से हम लॉ को प्रूफ ना कर पाए। इसीलिए इस तरह के अजम्पशंस पुटअप किए जाते हैं। हम लोग एक एक करके सारे अजम्पशन को समझते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या कहता है कि इनकम पर्सन की कांस्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज अगर इनकम चेंज होगी तो इनकम का इफेक्ट आएगा डिमांड में, और हो सकता है कि सेम प्राइस पे लोग ज़्यादा डिमांड करना चालू कर दे बिकॉज पर्सन की इनकम बढ़ गई। तो इंसान सेम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करेगा, तो तुम क्या देख रहे हो कि प्राइस सेम है, डिमांड ज़्यादा है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। सो लॉ को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, इनकम को कांस्टेंट रखा जाना चाहिए और इनकम का इफेक्ट डिमांड पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर इनकम का इफेक्ट डिमांड पे नहीं आएगा तो इस तरह का बिहेवियर डेवलप होगा। बट अगर इनकम को चेंज करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि लॉ अकॉर्डिंग टू बिहेवियर काम ना करे। सेकेंड, पॉपुलेशन का भी साइज चेंज नहीं होना चाहिए। वन सेकेंड, पॉपुलेशन चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, और हो सकता है कि पीपल ज़्यादा प्राइस पे भी डिमांड ज़्यादा करे बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गया, जो वन सेकेंड अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। सो यहाँ पर भी तुम क्या देख रहे हो कि भले प्राइस बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा होने के कारण पब्लिक अभी भी डिमांड कर रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन का डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे नहीं आ रहा, और हम लॉ में प्राइस का ही इफेक्ट पड़ना चाहते हैं। तो हम पॉपुलेशन को भी क्या चाहते हैं, कांस्टेंट रखा जाए, इनकम को भी क्या करें, कांस्टेंट। इन सिंपल टर्म तुम क्या देखोगे कि हमने एक आंसर पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि डिमांड को चेंज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। सो ये लोग क्या कहते हैं कि डिमांड को चेंज करने वाले सारे फैक्टर में से सिर्फ प्राइस चेंज होना चाहिए, बिकॉज प्राइस का ही डिमांड पे इफेक्ट आएगा और लॉ काम करेगा। अगर हम बाकी सब चीज़ों को चेंज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि डिमांड इंक्रीज हो भले प्राइस इंक्रीज हो। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स टू रिमेन कांस्टेंट, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस भी चेंज होना नहीं चाहिए। अभी इस तरह का जो अजम्पशन है वो इसलिए रखा हुआ है बिकॉज अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड चेंज होगी, और सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड चेंज होगी तो मेन प्रोडक्ट की भी डिमांड चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोको कोला की डिमांड को स्टडी करना चाहते हैं और कोको कोला का सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है पेप्सी। अभी ऐसा सोचो कि पेप्सी का प्राइस कम हो गया तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी तो पीपल कोक की डिमांड क्या कर देंगे, कम करेंगे, बिकॉज पब्लिक को ये दिख रहा है कि पेप्सी सस्ता है तो पब्लिक ज़्यादा पेप्सी पिएगा और कोक कम पिएगा। तो कोक की डिमांड कम हो गई पर कोक का प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब प्राइस का इफेक्ट कोक डिमांड पे नहीं आ रहा है, किसका इफेक्ट आ रहा है, सब्सटीट्यूट गुड्स का इफेक्ट आ रहा है, और जिसके कारण हम इस तरह का कंक्लूजन निकाल ले कि शायद से प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन इन्वर्स ना हो, जबकि एक्चुअली में वो इन्वर्स ही है। ये तो दूसरी चीज़ का इफेक्ट आ रहा है, इसके कारण लॉ सही से प्रूव नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट में बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी कांस्टेंट होना चाहिए, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक एक करके तुम देखोगे तो सारे डिटर्मिनेंट की लिस्ट दी और बोला हुआ है कि ये सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर चेंज हुई तो पॉसिबिलिटी कि डिमांड चेंज होगा, और डिमांड इन सबसे चेंज होगा, जबकि लॉ में हमें डिमांड किससे स्टडी करना है, सिर्फ प्राइस से। सो अकॉर्डिंग टू वो लॉ काम नहीं करेगा। फिर पॉइंट नंबर 4 में बताया कि फ्यूचर प्राइस को भी तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो चेंज नहीं हो रहा, मीन्स देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर प्राइस चेंज होगा तो पॉसिबिलिटी है कि लोगों की डिमांड में चेंज होगी। जैसे कि पीपल ने सोचा कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो फिर प्रेजेंट में डिमांड कम करेंगे। अगर मुझे पता है आगे जाके चीज़ें सस्ती होने वाली है तो डेफिनेटली मैं आगे जाके खरीदूंगा, अभी डिमांड क्या करूंगा, कम करूंगा, भले अभी प्रोडक्ट सस्ता हो क्योंकि मुझे लग रहा है और सस्ता हो। तो तुम क्या देख रहे हो, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, और इसमें वन सेकेंड किसका इफेक्ट आ रहा है, फ्यूचर प्राइस का। फिर टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, उसमें भी चेंज नहीं आना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
मीन्स ये सारी चीज़ जो डिमांड को चेंज करती है उसमें कोई चेंज होना नहीं चाहिए कभी जब भी हम लॉ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में चेंज होना मतलब डिमांड में चेंज होना, और डिमांड में चेंज प्राइस से नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों से आ रहा है जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। सो इस तरह के अजम्पशन पुटअप किए हुए लॉ के अंदर कि यू हैव टू कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट, इफ यू कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट देन ओनली यू विल बी एबल टू सी लॉ टू बी वर्किंग, तो तुम्हें लॉ दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम सबको चेंज करोगे तो तुम्हें लॉ सही से समझेगा नहीं और काम करते हुए दिखाई भी नहीं देगा। सो मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और अजम्पशन ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी। और नाउ स्टूडेंट्स, कभी भी हम लोग लॉ को प्रूव करते हैं तो लॉ को प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बताना पड़ता है। उसी तरह हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए टेबल एंड कर्व का यूज़ करेंगे, जहां पर प्रूफ होगा कि प्राइस बढ़ने पे लोग डिमांड कम करते हैं और प्राइस कम होने पे लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिमांड शेड्यूल।